फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बितान पुस्तक, जो कि आपकी सहायक पाठ्य पुस्तक है, का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग चैप्टर मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित है। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1935 में कुमायूं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन के धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी रचनाएं कहानी संग्रह कुरु स्वाहा, कसब, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्या, व्यंग संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे, किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारो क्या कहना, साक्षात्कार लेख संग्रह है इनके, बातों बातों में 21वीं सदी। संस्मरण भी लिखे हैं इन्होंने, जिसमें मुख्य संस्मरण है लखनऊ, मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्होंने इसका भी लेखन किया। अब आते हैं हम लोग अपने पाठ पर, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीच वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य पात्र चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती हैं। पंत जी ने उसे बताते हुए कहा कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया था। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपए दिए थे। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज से वे जागृत हुए और
मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेजों के चोचले बताते हैं, किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइन लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक होने के लिए नहीं रुकते। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने इधर उधर रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने का स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लेते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजर किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहां 6 मंजिला मकान बन गया है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलाट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू से ही 1500 रुपए प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा लड़का IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में न जाने पर भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की मना करती है। यशोधर उसे सालियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशनदा की यह बात याद रखते हैं कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन ये स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते थे। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाएंगे। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूटा फूटा है तथा उस पर
अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरफ रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोधों को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते थे। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा करने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई, जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहते रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते थे हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे तथा कहकर उनकी ही तरह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उन्हें पट्य शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुण्य के दिन सब कुमायूनों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस में लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इस कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी तथा लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बांह का टॉप पहने हुई थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगा रखा था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं।
यहाँ भी उन्हें किसंदा दिखाई दिया। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिरी में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने को भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किसंदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहेंगे। खानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट्स खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करो। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक पीढ़ी का अंतराल दर्शाने का प्रयत्न कर रहा है। यही मूल संवेदना है, क्योंकि कहानी में प्रत्येक कठिनाई इसलिए आ रही है क्योंकि यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कारों, नियमों व कायदों से बंधे रहना चाहते हैं और उनका परिवार, उनके बच्चे वर्तमान में जी रहे हैं, जो ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। यदि यशोधर बाबू थोड़े से लचीले स्वभाव के हो जाते तो उन्हें बहुत सुख मिलता और जीवन भी खुशी से व्यतीत होता, साथ ही परिवार